क्यूपिड लिमिटेड कल के दिन कंपनी ने अपने क्वार्टर वन की अपडेट दी है, प्रीव्यू दिया है। देखो यार, एक चीज मुझे बड़ी पसंद आती है जब स्टॉक रैली करता है। ऑफ कोर्स किसको पसंद नहीं होती है, स्पेशली अगर वो उसमें इन्वेस्टेड हो। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मुझे पर्सनली ये रैली बहुत पसंद आ रही है, डिस्पाइट इसके कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड भी नहीं हूं। अब क्या होता है ना, एक इन्वेस्टर के लिए ये रैली बहुत बढ़िया होती है। वो कहता है और भागेगा और भागेगा और भागेगा। एक वो इन्वेस्टर जो उसमें इन्वेस्टेड नहीं है, वो कहता है भाई क्या है ये, अभी गिरेगा भाई, देखना कल लोअर सर्किट लगेगा, गिरावट आएगी बड़ी, मैनिपुलेशन हो रहा है। ये दो तरीके के इन्वेस्टर, एक जो इन्वेस्टेड है, एक जो इन्वेस्टेड नहीं है। एक ऑप्टिमिस्टिक और एक बहुत ज्यादा पैसिमिस्टिक रीजन उसके अपने हो सकते हैं। लेकिन मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं, मैं स्टिल खुश हूं काफी ज्यादा कि भैया यहां से और बढ़े। अब देखो यार, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है कह करके कि भैया आप भी आओ, आप भी इन्वेस्ट करो। हमेशा एक चीज को ध्यान में रखना, जब भी कोई रैली बहुत ज्यादा हो जाती है, वहां पर हमको धीरे धीरे करके कुछ अमाउंट बुक करते चलना चाहिए। अब इसके पीछे रीजन क्या होते हैं, ठीक है, इसको यहां पर इस वीडियो में बहुत प्यार से समझेंगे। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाना। आई एम NISM सर्टिफाइड, आप किसी आलतू फालतू चैनल पर नहीं आए हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कंपनी ने जो अपडेट दिए पहले उसको देख लो। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27 में क्वार्टर वन से क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बताया। कंपनी ने कहा है कि भैया हम डिलीवर करने वाले हैं रेवेन्यू ऑफ 150 प्लस करोड़ का, 150 करोड़ प्लस का रेवेन्यू हम डिलीवर करने वाले हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, क्यूपिड लिमिटेड में हम लोगों ने प्री एनालिसिस भी लिया कि कंपनी से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हमको मिलना चाहिए। एनुअल बेसिस पर हमें 114% का ग्रोथ चाहिए फ्रॉम, एक सेकंड यहां पर नहीं आएंगे, ये आपका फाइनेंशियल ईयर, मैं इस पॉइंट पे भी अभी आऊंगा, पहले यहां पर आओ। 65 करोड़ आपका रेवेन्यू था पिछले साल, और अभी मार्च में कंपनी ने दिया है 132 करोड़ का। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो 116% ऑफ 65%, कितना हो जाता है, लगभग 140 करोड़ के आसपास हम लोगों ने रफली कैलकुलेट किया था। तो कंपनी बता रही है कि भैया हम 150 करोड़ दे रहे हैं, 150 करोड़। तो ये कितना हो जाता है कंपनी का, 116% के ऊपर अल्टीमेटली। एक बार आप इसको कैलकुलेट कर लेना सही तरीके से अगर आप चाहो तो इतना कंपनी अगर ग्रोथ दे रही है तो यस, जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आपके दिमाग में ये सवाल बहुत ज्यादा होगा इस समय कि भाई कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा है, कंपनी ओवर एक्सपेंसिव हो चुकी है, क्योंकि उसका पी 240 पे है। पी रेशियो आपको दो चीजें बताता है जो आप लोगों ने इस चैनल पर कई बार सुनी है। पहला, कंपनी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। दूसरा, कंपनी इस समय ओवर प्राइस्ड है। अब दोनों चीजों के बीच में बहुत छोटी सी थिन लाइन होती है। अगर कंपनी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, दैट मींस कि अगर कंपनी उस एक्सपेक्टेशन पर काम करेगी तो शेयर भी आपको बढ़ता दिखेगा। यही रीजन है कि एक्सपेक्टेशंस के चलते कंपनी जो दे रही है नंबर, आपको शेयर पर लगातार रैली मिल रही है। अब मैं आपको एक बार ब्लैंक स्क्रीन पे लेकर के आता हूं, फिर हम आगे के पॉइंट समझेंगे बहुत प्यार से। यहां पर आते हैं, रैली आपको किसी भी स्टॉक में जब कुछ इस तरीके से मिल जाती है, आपको पता है 7 EMA है, बार बार वहां से बेच लेकर के ऊपर की तरफ उठ जाता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल ना बन जाए। मतलब आपके पास रैली आई और आपके पास एक सेशन आया, कुछ इस तरह की कैंडल आ रही है जहां पे आपके MFI या आपका RSI दोनों ओवरबोट यानी 90s या 80s पर है। ये कैंडल इंडिकेट करती है ऐसी सिचुएशन के अंदर कि आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो आपको यहां पर क्या गोल है, मेन गोल आपका क्या है, पैसा कमाना। भैया मार्केट में इसलिए तो आते हैं, यही मेन गोल होता है। पैनिक क्रिएट करने तो नहीं आते ना कि भैया आज खरीदा हो कल गिर गया तो भैया पैनिक करेंगे। मेन गोल अगर वो वही है, तो ऐसे में भैया जब भी आपके पास इस तरह की पोजीशन आ रही है, आपको मालूम है भैया कुछ मुझे अमाउंट एग्जिट करते रहना चाहिए धीरे धीरे करके। मेन स्ट्रैटेजी यही होती है। तो ठीक है, इस बीच में आपको परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं आती है। आई होप ये पॉइंट आपको यहां पे समझ में आया होगा कि आपको एक्चुअली में करना क्या चाहिए, कहां पर आपको अलर्ट रहना चाहिए, कहां पर कॉशियस रहना चाहिए। अब आपके अगले पॉइंट पे आते हैं। 150 करोड़ कंपनी ने बताया क्वार्टर वन से एक्सपेक्टेशन है। अब यहां पर देखो, कंपनी ने एक चीज और बताई कि पूरा फाइनेंशियल ईयर 27 जिसका भी क्वार्टर वन भी नहीं आया है, कंपनी कह रही है कि हमारा जो आउटलुक है ना, वो हम 10% बढ़ा देते हैं। 10% हमारा फाइनेंशियल ईयर 27 से क्या रेवेन्यू आ सकता है, उसका आउटलुक हम 10% बढ़ाते हैं। तो पहले कंपनी ने प्रीवियस गाइडेंस यानी कि आप कह सकते हो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 27 से पहले कंपनी की थी 600 करोड़ की। अब कंपनी ने अपनी ही एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी और उसको कर दिया 660 प्लस करोड़ में, 10% बढ़ा दिया वहां से। और अगर हम 660
करोड़ देखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 26 से कंपेयर अब यहां पर आप करना, तो ये रहा कंपनी ने मार्च 26 यानी कि फाइनेंशियल 26 में 114% का ग्रोथ दिया फ्रॉम हियर 391 करोड़ पर अगर कंपनी आई है। अगर कंपनी यहां से 660 करोड़ का बता रही है, एक्सपेक्टेशन ये आ रही है, अभी Q1 भी नहीं आया है उसके पहले ही, तो ऐसे में कंपनी कितना ग्रोथ दे रही है? 100% के तो ऊपर दे ही रही नहीं, 100% नहीं देगी। कितना देगी इसको कैलकुलेट करना है एक बार, अराउंड ये जाएगा आपका 70 to 80%, 70-80% के बीच में, आप सही से कैलकुलेट कर लेना, लगभग इतना जाएगा कंपनी का। मेरे ख्याल से 66-70% के आसपास होगा। तो इतना कंपनी ग्रोथ दे रही है, ठीक है। अब जब फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स आएंगे, मतलब Q4, वहां पर कंपनी के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नंबर जो रिक्वायर्ड ग्रोथ है उससे कम रहेगा, रिक्वायर्ड ग्रोथ से कम रहेगा। तो ये कंपनी में एक परेशानी यहां पर बन सकती है। बस इतनी सी ही बात यहां पर आपको समझने की है कि जो कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेक्टेशन बता रही है वो ग्रोथ कम कर देगा इन कंपैरिजन विद मार्च 26 का जो ग्रोथ था। होप ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर है। बट अल्टीमेटली जो क्वार्टर ग्रोथ कंपनी ने बताई है वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा अच्छी नजर आती है, ठीक है। और इसके पीछे के देखो स्पेसिफिक कंपनी ने रीजंस भी मेंशन किए हैं। कंपनी की जो पार्टनरशिप है, जैसे कि नीदरलैंड्स के साथ में कंपनी की पार्टनरशिप है फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये कंपनी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर पार्टनरशिप चल रही है नीदरलैंड के साथ में, जो कि ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोक्योरमेंट के लिए कंपनी की पोजीशन को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। और B2B हेल्थ केयर मार्केट्स पर कंपनी काम करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स पे प्राइवेट सेक्टर कस्टमर्स भी कंपनी के पास में, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स भी कंपनी के चलते हैं, और साथ में लगातार कंपनी की जो डिमांड है वो इंस्टीट्यूशनल बायर से भी बन रही है। MC और SC प्रोडक्ट्स कंपनी बेचती है, इसके बारे में पूरा कंपनी ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है डाटा, चाहो तो उसको रीड कर लेना, ठीक है। स्टॉक आपका अभी भी लॉन्ग टर्म ASM 1 के अंदर है। और अब जब बात आती है ना लॉन्ग टर्म ASM 1 की, तो आपके अलग अलग सवाल आते हैं। पहला एक सवाल आपका आता है कि भैया जब तक लॉन्ग टर्म ASM से नहीं निकलेगा तब तक तेजी नहीं आएगी, ठीक है। ये बहुत कॉमन सवाल है और मिसकंसेप्शन भी है कि अगर ASM के अंदर आ गया तो मतलब कि भैया खराबी है। ऑफ कोर्स देखो खराबी है, बट शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई स्टॉक अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग रन कर रहा है तो वहां पर आपको इतनी दिक्कत नहीं मिलती है। बट यस, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर रहे हो तो आप वहां पर BTST ऑप्शन आपके मतलब जैसे आपका इंट्राडेज होता है, वो दिक्कतें आपकी वहां पर बनती है कि आपको कई बार लिक्विडिटी इतनी नहीं मिल पाती है। अब लॉन्ग टर्म ASM 1 के अंदर है तो एक बार यहां पर समझ लेते हैं। वैसे मैंने आपको ये वाला पूरा डिटेल कई बार बताया लॉन्ग टर्म ASM 1 के अंदर क्या एक्चुअली में होता है। वीकली सर्वेलेंस होता है, पहले तो ये समझना। अगर आपकी ट्रेडिंग नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है, आपकी डिलीवरीज आपके वॉल्यूम्स नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वहां से वीकली सर्वेलेंस के बाद उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म ASM में से निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वो ASM 4 में है तो ASM 4 के बाद उसको ASM 3 में डाला जाता है वीकली सर्वेलेंस के अकॉर्डिंग, फिर ASM 2 में डाला जाता है, फिर ASM 1 में डाला जाता है। अगर वो लॉन्ग टर्म ASM 1 में है तो आपका वीकली सर्वेलेंस हो रहा है, अगर सब चीजें सही पाई जाती हैं सर्वेलेंस के अंडर तो वो लॉन्ग टर्म ASM से बाहर आ जाता है। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म ASM के अंदर रहने का जो पूरा टाइम पीरियड होता है वो 90 डेज का होता है। 90 डेज के बाद में अल्टीमेटली स्टॉक को वहां से बाहर कर दिया जाता है, अगर सब चीजें आपको नॉर्मल तरीके से चलती देखने को मिले। Once a stock stays out of the penalty criteria during a review, it will be completely removed from long term ASM 1। बाकी अगर आप चाहो तो इसको रीड यहां पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपडेट्स थी आपके क्यूपिड लिमिटेड से रिलेटेड। 82.28 पर आपका MFI है, 88.7 पर आपका RSI है, दोनों टेक्निकल्स आपके बेयरिश हैं। अब आते हैं क्यूपिड के चार्ट पर, और लग रहा है मुझे आप ना वीडियो में इतना ज्यादा खो गए कि आप एक चीज करना भूल गए, सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आते हैं तो एटलीस्ट यार 100, 200, 300 यार कुछ तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो ये है आपका क्यूपिड लिमिटेड का चार्ट। ये कैंडल आज के दिन एक अलग से खड़ी हो गई यहाँ पर। कल की कैंडल भी बार को इंडिकेट कर रही थी, 7 EMA पर बार बार हिट करके आपका ब्रेकआउट बन रहा है। अभी 7 EMA से थोड़ा सा दूर जा चुका है। मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत सेलिंग आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। ऑल्दो अगर एनएससी के डाटा पे देखोगे तो आपको बाहर नजर आएंगे। और ये रहा 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न। आज स्टॉक ने 194 पे एक नया रिजेक्शन बना लिया है। जिस तरह यहाँ पे 182 पर बनाया था ना, फिर बाद में गैप ओपनिंग दी थी 7 EMA पर बेस बनाते हुए, आज भी 7 EMA पर गिरा, वहां से बेस बना करके वापस अपलिफ्ट हुआ। तो आज एक नया रिजेक्शन बना है 194 का। और वही बात जो मैंने आपको शुरुआत में बताई कि आपके पास कैंडल का फॉर्मेशन अगर इस तरह से आ रहा है, ये इंडिकेट करता है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, मतलब कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां पर मिल रही है, सेलर मिल रहे हैं,
तो आपको उसके साथ सेलर में जाना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपका क्या ओपिनियन कहता है वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, वो आपको अपने आप ही कैंडल्स इंडिकेट कर देती है। तो ये था वीडियो क्यूपिड लिमिटेड से रिलेटेड। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि नेक्स्ट टारगेट्स कैसे होते हैं। आप लोगों के बहुत सवाल रहते हैं कि भाई हमें तो ये बताना नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। जब भी कोई कंपनी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुकी है और पास्ट में चार्ट्स पर उसके कोई पुराने लेवल्स नजर नहीं आ रहे, क्योंकि भैया स्टॉक लगातार ऑल टाइम हाईज लगा रहा है, आपके पास पास्ट चार्ट्स पर ऐसा नंबर है ही नहीं जो कि इंडिकेट करे कि भैया ये पहले भी एक रिजेक्शन रहा है या पहले एक बेस रहा है जिसके अकॉर्डिंग वापस से यहां तक आ सकता है। जब ऑल टाइम हाईज लगा रहा है तो आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी ना के बराबर है कि आगे कितना जा सकता है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज वहां पर है। तो ऐसे में मैंने आपके साथ में एक मैथमेटिकल कंक्लूजन निकाला था स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग किस तरह से मार्केट काम करता है, जिसमें 182, 186, 188, 192, 194 और उसके बाद में आपका 198 और फिर 202 रुपए। ये दो चार जो डिजिट्स यहां पर आप देख रहे हो ना, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्शन देखने को मिलता है मार्केट्स का। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ ये सभी लेवल्स डिस्कस किए थे क्यूपिड लिमिटेड को लेकर के, और आज 194 पर हाई लग चुका है। तो ये था वीडियो क्यूपिड लिमिटेड से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना, बाकी वीडियोस देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।